विद्यार्थियों और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम अमेरिका के एक फेमस कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है डस्ट ऑफ स्नो, उसे पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की क्लास 10th में भी चलती है और जो बच्चे टीचर्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो को लिखा था अमेरिका के एक बहुत ही फेमस कवि है अमेरिका के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो को लिखा था। डस्ट का मतलब तुम जानते ही हो, मिट्टी होती है, धूल होती है। स्नो रेत होती है, बर्फ होती है। तो इसका मतलब है डस्ट ऑफ स्नो, मतलब स्नो की डस्ट, मतलब बर्फ की धूल, है ना। अब अपने यहाँ पे ओले गिरते हैं, वैसे तो होते नहीं, वो अमेरिका है, वहां पे क्या है कि विंटर सीजन में स्नो गिरती है तो वो मिट्टी की तरह गिरती है। रॉबर्ट फर्स्ट कहता है कि द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। वो कहता है कि क्रो है जो कहाँ बैठा है बेटा, हेमलॉक के पेड़ पे। एक कौवा है जो हेमलॉक के पेड़ के ऊपर बैठा है। हेमलॉक का जो पेड़ है ये एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़ है जिसके व्हाइट फूल आते हैं। अब ये जो कौवा हेमलॉक के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, इसने क्या किया कि उसी हेमलॉक के पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है, कवि बैठा हुआ है। हेमलॉक के पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है, पोइट बैठा हुआ है। और वहां पे उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है कौवा। और कौवे ने क्या किया, जिस तरीके से स्नो को, बर्फ की उस धूल को सूक डाउन करके, हिला करके मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो डाल दी, मतलब बर्फ की उस धूल को मेरे ऊपर डाल दी। और मेरे ऊपर डालते ही क्या घटना घटित हुई, दिस, ये हैपनिंग। उसने क्या किया, मेरे हार्ट को, गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। मेरा मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। और मेरा मूड चेंज होते ही क्या हुआ कि मैंने बचा लिया। क्या बचा लिया, रिवर्ड, पछता। अब मैंने दिन का मैंने कुछ भाग बचा लिया। अब मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है। रिवुड का मतलब रिग्रेटनेस, मतलब पछताना। मतलब यहां पे सीधी सीधी बात है कि पोइट किस में है, इन द मूड ऑफ डिलीमा। पोइट क्या है कि टेंशन में है। किस में है, टेंशन में है पोइट, डिलीमा में है, टेंशन में है। और बिल्कुल क्या है, पेसिमिज्म में है। किस में है, पेसिमिज्म में। निराश है यहाँ पे कवि, निराश है। और क्या कर रहा है वो, बिल्कुल आयल बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, आयल है, बिल्कुल आलसी की तरह, कोई काम नहीं कर रहा, नो वर्क, नो वर्क। लेकिन उसी समय वो जब ये सोच रहा था, इसी चिंता में जब वो था, उसी समय क्या हुआ, पेड़ के नीचे पेड़ था, और पेड़ के नीचे क्या हुआ था, पेड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई थी, और वहां पे कौवा बैठा हुआ था। कौवा हिला और नीचे बैठे कवि के ऊपर क्या हुआ, बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए। डालते ही कवि का मूड क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज हुआ और उसने क्या किया, उठा और उसने कहा नहीं यार गलत है, अपन तो गलत तरीके से बैठे हुए हैं। और उसने अपना दिन आगे का बर्बाद होने के लिए बचा लिया, जिसके लिए मुझे आगे पछताना पड़ता। पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, इस कविता डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के आपके सिलेबस में डस्ट ऑफ स्नो है, नहीं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बाप कौन था, माँ कौन थी, कहाँ पैदा हुआ था, क्योंकि इसके लिए हम एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस दिन हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करेंगे। अभी तो हम केवल पढ़ रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो। और डस्ट ऑफ स्नो का जो कवि है उसके लिए हमारे पास तीन ही चीजें बनती है। पहली चीज तो कि डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरी बात, ही बिलोंग्स टू अमेरिका। कहाँ का था वो, अमेरिका का रहने वाला था। तीसरी बात है बेटा कि वो क्या लिखता था, रियलिज्म के ऊपर लिखता था, बिल्कुल रियलिज्म के ऊपर लिखता था। उसकी जो लिखती थी, वो जो भी लिखता था वो वास्तविकता के ऊपर लिखता था। अब हम बात करते हैं अबाउट द पोएम की। पोएम की एरिया, अबाउट द पोएम की बात करें तो सबसे पहली बात है कि भाई डिस्क्रिप्शन है। किसका है बेटा डिस्क्रिप्शन, नेचर का डिस्क्रिप्शन है, प्रकृति का डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर दो सिंबल काम मिले हैं कवि ने, एक तो कौवा, दूसरा हेमलॉक का पेड़। कौवा क्या है, कौवा भी क्या है, निराशा दर्शा रहा है। और हेमलॉक का जो पेड़ है वो भी पॉइजनस पेड़ है, जहरीला पेड़ है। कैसा है, जहरीला पेड़ है। दोनों ही क्या है, यहाँ पे कौवा भी कोई बुलबुल नहीं है जो अच्छे गीत गाएगा, कोई अच्छी मतलब म्यूजिक सुनाएगा। ये दोनों ही क्या है, लॉस और पेसिमिज्म के
रिप्रेजेंटेशन है, दोनों ही निराशा को प्रकट करते हैं। तीसरी जो बात है वो सीधी सी बात मेरा सिंपल है, छोटी सी कविता है। चौथी बात है बड़ी डीपर और लार्ज मीनिंग रखती है। एक कविता का जो मीनिंग है ना वो बड़ा ही डीप है, बड़ा गहरा है, बड़ा लार्ज मीनिंग है। और पांचवी जो बात है एक सिंपल मूवमेंट है। सिंपल मूवमेंट, कोआ बैठा था, उसने बर्फ की धूल कवि के सर पे गिराई और क्या हुआ साहब, कवि का मूड चेंज हो गया। तो ये क्या है, सिंपल मूवमेंट है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, बड़ा लार्ज है, ये बड़ा जीवन का दर्शन दर्शाता है। अंत में हम चलेंगे 10 ऑप्शनों में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करें तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच इसमें बेटा एलिट्रेशन यूज हुआ है। एलिट्रेशन का को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि जब यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड ऑफ द बिगिनिंग वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर एज इन ही बिल्ट बिग बोट, देखो बी 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 लाइक दैट, यदि ऐसा अगेन एंड अगेन जो बिगिनिंग वर्ड्स में ऐसा यदि रिपीटेशन होता है उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। देखो इसमें दो लाइनें हैं पोइम में, हार्ट और हैज। पहली लाइन में एच और फिर हार्ट का एच, तो दो बार पुनरावृत्ति हुई है एच की, तो इस लाइन में एलिट्रेशन है। दूसरी लाइन ये देखो बेटा, इसमें एस शेव्ड, फिर एस सम, तो फिर क्या हुआ, फिर दोबारा एस की पुनरावृत्ति हुई। इस प्रकार इसमें एलिट्रेशन है। दूसरी बात करेंगे, कोई नहीं, ट्रेन आ रही है मेरे घर के पास, घर ट्रेन के रेल की पटरियों के पास है, थोड़ी सी आवाज आई होगी आपको। एजोनेंस, दूसरा इसमें फिगर ऑफ स्पीच है एजोनेंस। एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। एजोनेंस की डेफिनेशन भी मैंने लिखी है कि ऐसा कोई इफेक्ट क्रिएटेड व्हेन टू सिलेबल्स, सिलेबल्स डू यू नो, शब्द खंड होते हैं बेटा, शब्द खंड कहते हैं सिलेबल को। सिलेबल मतलब शब्द, और वर्ड्स को जब डिवाइड करते हैं तो उसके लिए भी हम ग्रामर में एक बार पढ़ेंगे इसको, सिलेबल को। अभी आप ये ध्यान रखो, कोई भी शब्द खंड है ना, वर्ड्स क्लोज टुगेदर हैव द सेम वोवल साउंड बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, और सेम कॉन्सोनेंट बट डिफरेंट वोवल्स। जैसे कि देखो ये सीन है, बीट है, कोल्ड है, किल्ड है ना, ऐसे देखो सीन, बीट, कोल्ड, किल्ड, है ना, शब्द के भीतर एक सी स्वर या व्यंजन ध्वनि की उपस्थिति से उत्पन्न प्रभाव को हम एजोनेंस कहते हैं। वो इस लाइन में, ये देखो आपकी कविता की जो लाइन है, सूख डाउन ऑन मी, इस लाइन में देखो आप, इसमें देखो ओ फिर ऑन मी, तो ये क्या है, ये एजोनेंस है। और तीसरी जो पोएटिक डिवाइस काम में ली गई है इसमें वो है एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है बेटा, ऐसी पोएटिक लाइन जो नेक्स्ट लाइन तक पहुंच जाए बिना किसी पंक्चुएशन के, बिना किसी फुल स्टॉप के, क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा, कुछ नहीं, मतलब एक ही थॉट है तो एक लाइन से दूसरी लाइन में पहुंच जाए, तो ये तो पूरी की पूरी कविता ही है। पूरी की पूरी कविता में कोई पंक्चुएशन नहीं है, देख लो आप, चाहिए पूरी की पूरी कविता विदाउट पंक्चुएशन चलती है, देखो कोई पंक्चुएशन कहीं नहीं है। तो ये पूरी की पूरी कविता इसी पोएटिक डिवाइस से बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं एंजाममेंट। मैं समझता हूँ कविता आपको एक्सप्लेन हुई होगी और फिगर ऑफ स्पीच भी एक्सप्लेन हुए होंगे। यदि आपको कविता अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की कविताएं पढ़ने के लिए। और यदि कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें ताकि उसे सुधारा जा सके। थैंक यू।